और हमारे भविष्य के अधिकारीगण कैसे हैं? तैयारी ठीक ठाक चल रही है? चलिए आगे आज हम लोग बात करेंगे भारत का विशाल मरुस्थल या थार मरुस्थल। कहता है कि यदि हम भारत के पश्चिम की ओर बढ़ें, भारत में मानचित्र पर यदि पश्चिम की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो पीलापन लिए एक क्षेत्र दिखाई देता है जिसे थार मरुस्थल कहा जाता है। अर्थात यहां से पॉइंट हुआ कि थार मरुस्थल भारत पश्चिमी भारत में स्थित है। थार मरुस्थल पश्चिमी भारत में स्थित है या भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। थार मरुस्थल सुनहरी रेत के टीलों का विस्तार, उबड़ खाबड़ क्षेत्र और व्यापक खुला आसमान। रेत के टीलों का आकार कैसा होता है? पर्वत चट्टानों के बने होते हैं। पर्वत का आकार स्थिर होता है। आपको क्यों लगता है कि रेत के टीलों का आकार इनके समान होता है, जबकि वो केवल रेत के बने होते हैं? जैसे इसमें एक उपनाम आ गया, भारत का स्वर्ण नगरी। भारत का स्वर्ण नगरी किसे कहा गया है? भारत का स्वर्ण नगरी किसे कहा गया है? जैसलमेर को। जैसलमेर भारत का स्वर्ण नगरी है। जैसलमेर को भारत के स्वर्ण नगरी की उपाधि दी गई है। जैसलमेर को भारत के स्वर्ण नगरी की उपाधि दी गई है। जैसलमेर भारत का स्वर्ण नगरी है जो थार मरुस्थल के बीच स्थित है। जैसलमेर का किला यूनेस्को विश्व धरोहर है। जैसलमेर का किला विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर यानी वैश्विक स्तर के महत्व की धरोहर, वैश्विक स्तर के महत्व की इमारत जैसलमेर का किला। रेत के टीले, अब कहता है रेत के टीले कब बनते हैं? तो रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा की दिशा रेत को स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है। कभी कभी ये टीले 150-150 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। आज इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा चला हुआ है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका ट्रेंड चला हुआ है। खासकर चाहे आप एईडीओ की बात कीजिए, बीपीएससी की बात कीजिए, इवन अब इसकी पॉसिबिलिटी एसएससी भी इसको शामिल करने की सोच रहा है। एसएससी में भी इसकी शामिल होने की पूरी संभावना है। आरआरबी जैसे एग्जाम्स में भी इसकी संभावना है कि वो डायरेक्ट स्टेटमेंट के जगह पर मल्टीपल स्टेटमेंट दे दें। इससे उनको फायदा ये होता है कि कम प्रश्न में वो आपसे अधिक जानकारी ले लेते हैं, आपके ज्ञान की अधिकाधिक परख कर लेते हैं, और उनका उद्देश्य भी यही होता है कि कम प्रश्नों में अधिक जानकारी की परख, आपसे अधिक जानकारी मांग ले। तो जैसे इसमें कह रहा है क्या कि रेत के टीले, पहला रेत के टीले, इनके संबंध में कुछ मुख्य बातें जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो रेत के टीले सबसे पहला तो रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में मिलते हैं, पहली चीज, इलाकों में मिलते हैं। दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, ऊंचाई 150 मीटर तक हो सकती है। इनकी ऊंचाई 150 मीटर तक हो सकती है। इनकी ऊंचाई 150 मीटर तक हो सकती है।
तीसरा पॉइंट इससे इंपॉर्टेंट है कि ये स्थानांतरित रेत के जमाव से होता है, स्थानांतरित रेत के जमाव से होता है। जब रेत रेगिस्तान में रेत उड़ता है, जब हवा तीव्र होती है, हवा की गति अधिक होती है, तो रेत वहां से उड़ता है और उड़कर उस क्षेत्र में जाता है जहां पर उनको बाधा मिलता है या जहां पर हवा की गति कम होती है, तो स्थानांतरित रेत के जमाव से बनता है। इनका आकार परिवर्तित होता रहता है, आकार एवं ऊंचाई परिवर्तित होता रहता है, आकार और ऊंचाई दोनों परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। कि ये कम से कम ये 4 पॉइंट रेत के टीलों के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है। पहला, रेगिस्तानी या मरुस्थलीय इलाकों में बनते हैं, क्षेत्रों में बनते हैं, इनकी ऊंचाई 150 मीटर तक हो सकती है, स्थानांतरित रेत के जमाव से बनते हैं और इनका आकार ही परिवर्तित होता है और इनकी ऊंचाई परिवर्तित है। थार मरुस्थल विशाल शुष्क क्षेत्र है, अधिकांश भाग भारत में स्थित है। अब थार मरुस्थल के विषय में कुछ पॉइंट। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। अब यहां पर आपसे पूछ सकता है, निम्न में से किस राज्य में थार मरुस्थल है या थार मरुस्थलीय क्षेत्र में पड़ने वाले राज्य कौन कौन है? थार मरुस्थल में पड़ने वाले राज्य कौन कौन है, कौन कौन से हैं? तो थार मरुस्थल के राज्य, थार मरुस्थल में पड़ने वाले राज्य, थार मरुस्थल में पड़ने वाले राज्य। थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है, तब तक आप कमेंट कीजिए। पड़ने वाले राज्य, तो थार मरुस्थल में पड़ने वाले राज्य, पहला है राजस्थान, पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य गुजरात, दूसरा राज्य गुजरात, तीसरा राज्य है पंजाब और चौथा राज्य हरियाणा। ये 4 राज्य थार मरुस्थलीय क्षेत्र के राज्यों की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। पराग है, पराग है। ये हो गया क्या? थार मरुस्थल के राज्य, थार मरुस्थल के राज्य कौन? क्या? पराग है। प से पंजाब, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, हा से हरियाणा। पराग है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा ये राज्य हैं रेगिस्तानी थार मरुस्थल क्षेत्र के, थार मरुस्थल के राज्य हो गए। आगे क्या कहता है? अच्छा, मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक अवरोध का काम करता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल, अब निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन एक, मरुस्थल प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करता है। नंबर 2, मरुस्थल में कठोर परिस्थिति होती है, कठोर परिस्थिति होती है। अब इसमें विकल्प दे सकता है। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। वह कथन 2 1 की व्याख्या कर रहा है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, या कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मरुस्थल एक कठोर पारिस्थितिक तंत्र है। मरुस्थल एक कठोर पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि यहाँ जलाभाव होता है। यहाँ दिन बहुत ज्यादा गर्म होता है और रातें बहुत अधिक सर्द होती है, जिसके कारण मरुस्थल कठोर
पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। मरुस्थल कठोर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। इसके साथ ही साथ कठोर पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के कारण मरुस्थल प्राकृतिक अवरोध का भी काम करता है। मरुस्थल एक प्राकृतिक अवरोधक की तरह काम करता है। प्राकृतिक अवरोधक, कृत्रिम अवरोधक, प्राकृतिक अवरोधक, प्रकृति द्वारा प्रकृति प्रद अवरोधक, जैसे पहाड़ हो गए, पठार हो गए, नदियां हो गए, समुद्र है, झीलें हैं, रेगिस्तान है, ये सब क्या है? प्राकृतिक अवरोधक है। तो एक प्राकृतिक अवरोधक की तरह काम करता है। हर अवरोधक को पार करना अपेक्षाकृत सरल है। जलीय अवरोधक है तो आप उसको आराम से पार कर सकते हैं। पर्वतीय अवरोधक है तो समस्या होती है। मैदानी अवरोधक है, जंगल है, तो कोई दिक्कत नहीं। दो अवरोधक को पार करना अत्यंत दुष्कर होता है। कौन कौन? पर्वतीय अवरोध यानी पहाड़ और पठार और मरुस्थल। पहाड़, पठार, मरुस्थल ये अत्यंत दुष्कर अवरोधक है। मानव और पशु आवागमन को बाधित करता है। यहाँ दिन के समय अत्यधिक तापमान और रातें अधिक ठंडी, जल की उपलब्धता। प्राकृतिक अवरोधक का कारण अब कहता है मरुस्थल प्राकृतिक अवरोधक की तरह क्यों काम करता है? तो काम करने का पहला कारण प्रतिकूल मौसम अर्थात दिन का अत्यधिक गर्म होना, दिन बहुत अधिक गर्म होता है, दिन का अत्यधिक गर्म होना एवं रातों का अत्यधिक सर्द होना, ये सबसे बड़ा कारण है। यहाँ की दिन काफी गर्म होती है जबकि रातें अत्यधिक सर्द या ठंडी होती है। अब आप कैसे चलिएगा? कंबल लेकर चलिएगा, रजाई लेकर चलिएगा या कैसे लेकर चलिएगा? दिन चूंकि अत्यधिक गर्म है इसलिए यहाँ प्यास भी बहुत अधिक लगता है। जल की अनुपलब्धता, जल की अत्यल्प उपलब्धता, आप कह सकते हैं अत्यल्प उपलब्धता, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध रहता है। जैसे जल आपको मरुद्यानों में मिलेगा, मरुद्यान बहुत ही कम रहता है और वो भी जल खारा होता है। यहाँ के रहने वाले लोग अपनी जीवन शैली को उस स्थान और वहां की परिस्थिति के अनुरूप ढाल लेते हैं। खान पान, वेशभूषा, जीवन शैली सब कठोर परिस्थितियों के अनुरूप है। अब कहता है मरुस्थलीय क्षेत्र यानी थार मरुस्थल का प्रसिद्ध मेला, थार मरुस्थल में लगने वाला प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो थार मरुस्थल में लगने वाला प्रसिद्ध मेला है पुष्कर का मेला। थार मरुस्थल में लगने वाला प्रसिद्ध मेला पुष्कर मेला। थार मरुस्थल में लगने वाला प्रसिद्ध मेला कौन सा है? पुष्कर मेला है। प्रसिद्ध मेला पुष्कर मेला है। पुष्कर का मेला प्रसिद्ध मेला है जहां मुख्य रूप से ऊंट की बिक्री होती है। यहाँ पुष्कर मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। वन लाइनर काफी बनते हैं इनसे, और वन लाइनर कहीं से नहीं आते। हाँ, पुरानी वाली एनसीईआरटी थी उनमें इतना ज्यादा फैक्ट नहीं था, किंतु जो नई एनसीईआरटी निकली है बहुत अधिक फैक्ट है। और हमें लगता है कि नई एनसीईआरटी बनाई ही इसीलिए गए हैं ताकि आप जैसे छात्रों को सहायता मिल सके उन सभी पॉइंट्स को
उन सभी पॉइंट्स को आप लोग पढ़ सकें, समझ सकें। चलिए एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और आपको अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, महंगी महंगी किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से क्या कहते हैं, आप एनसीईआरटी लीजिए और उसको देख लीजिए, एनसीईआरटी लीजिए और उसे देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो कह रहा है, थार मरुस्थल की बात कह रहा है। थार मरुस्थल पश्चिमी भारत में स्थित है। पहला पॉइंट, थार मरुस्थल पश्चिमी भारत में स्थित है। भारत का स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर भारत का स्वर्ण नगरी कहलाता है। जैसलमेर का किला है ना, जैसलमेर का किला विश्व धरोहर है। जैसलमेर का किला विश्व धरोहर की श्रेणी में आता है। जैसलमेर का किला विश्व धरोहर की श्रेणी में आता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पॉइंट देखिए। रेत के टीले रेगिस्तानी इलाकों में मिलती है। इनकी ऊंचाई 150 मीटर तक होती है, यानी 150 मीटर से कम होती है। हो सकता है एक्सेप्शनल केस में उससे ज्यादा हो जाए, बट 150 मीटर याद रखिए, एनसीईआरटी कह रहा है। यह स्थानांतरित रेत के जमाव से बनता है और इसका आकार और ऊंचाई दोनों परिवर्तित होता है। आकार और ऊंचाई दोनों परिवर्तित होता है। किसका? रेत के टीले का आकार और ऊंचाई दोनों परिवर्तित होता है। अब कहता थार मरुस्थल में पड़ने वाले राज्य क्या शॉर्ट था उसका? पराग है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये 4 राज्य थार मरुस्थल के राज्य है। अब कह रहा है क्या, मरुस्थल कठोर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है जो कई देशों के लिए भौगोलिक अवरोधक का काम करते हुए शत्रुओं, पशुओं व अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से रक्षा करता है। जैसे आगे हम समझेंगे कि अरावली पर्वत स्वयं में एक प्राकृतिक अवरोधक है जो थार मरुस्थल को मैदानी भागों में फैलने से रोकता है। अगर अरावली पर्वत नहीं होता तो थार मरुस्थल का विस्तार पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों तक हो गया होता और संभवतः यह गुजरात में भी संभवतः ये मध्य भारत की ओर भी बढ़ गया होता, बिहार भी इसकी चपेट में आ गया होता। चलिए नहीं, सॉरी, बिहार नहीं, मध्य प्रदेश, ठीक है। आयकर है, मरुस्थल की कठोर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। मरुस्थल प्राकृतिक अवरोधक का काम करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या बताया गया बेटा? इसका कारण है प्रतिकूल मौसम, दिन का अत्यधिक गर्म होना, रातों का अत्यधिक ठंडा होना, जल की अत्यल्प उपलब्धता, जल की बहुत कम उपलब्धता, जल बहुत ज्यादा कम होता है। इसके कारण यहाँ जीवन दुष्कर हो जाता है। थार मरुस्थल का प्रमुख मेला पुष्कर का मेला, जो ऊंटों के लिए जाना जाता है। अब मरुस्थल में रहने वाले थार मरुस्थल के लोग काफी अत्यधिक जल का सदुपयोग करने वाले होते हैं। मरुस्थल में जल का अभाव होता है। महिलाओं को प्रायः अपने परिवार के लिए जल लाने के लिए लंबी दूरी तक काम करना पड़ता है। इसीलिए मरुस्थलीय क्षेत्र के बर्तन साफ करने की प्राकृतिक विधि रेत से साफ होने तक रगड़ना है एवं थोड़ी सी जल मात्रा का उपयोग कर उन्हें धोना है। धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनर्उपयोग पौधे को सींचने जैसे काम के लिए किया जाना है। तो अब प्रश्न पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में बर्तन साफ करने की पारंपरिक विधि में उन्हें
उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाता है जब तक वे साफ न हो, या बर्तन धोने की किस पारंपरिक विधि में सबसे कम जल का प्रयोग होता है। सबसे कम जल का प्रयोग होता है। किस क्षेत्र के लोग बर्तन धोने के लिए सबसे कम जल का प्रयोग करते हैं? किस क्षेत्र के लोग सर्वाधिक जल कुशल होते हैं? तो रेगिस्तानी क्षेत्र यानी थार मरुस्थल के लोग सर्वाधिक जल कुशल होते हैं। ध्यान रखिएगा, थार मरुस्थल के लोग सर्वाधिक जल कुशल होते हैं क्योंकि यहाँ जल का अभाव होता है। थार मरुस्थल के लोग सर्वाधिक जल कुशल होते हैं। थार मरुस्थल के लोग सर्वाधिक जल कुशल होते हैं क्योंकि यहाँ जल का सर्वथा अभाव रहता है। यहाँ जल अत्यल्प मात्रा में पाया जाता है, अत्यंत न्यून मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये लोग बर्तन धोने के लिए तो बहुत कम जल का उपयोग करते हैं और उस उपयोग किए गए जल को भी वे लोग सिंचाई, पौधे को सींचने जैसे काम में करते हैं। कहता है क्या? जल संरक्षण की पारंपरिक विधि, जल संरक्षण की पारंपरिक विधि है टांका या कुंड। कहाँ की? टांका या कुंड क्या है? आपसे पूछ सकता है टांका या टंका, टंका या कुंड, टंका या कुंड क्या है? तो टंका या कुंड का संबंध किससे है? तो टंका या कुंड का संबंध जल संरक्षण प्रणाली से है या जल संरक्षण उपाय से है। टांका या कुंड का संबंध जल संरक्षण से के उपायों से है जो सामान्यतः थार मरुस्थल क्षेत्र में किया जाता है। अब कहता है वापस मानचित्र पर चलते हैं। थार मरुस्थल से पूर्व की ओर आए तो अरावली पर्वत दिखेगा। अब अरावली अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, राज्य सेवाओं की आयोगों की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस यूपी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, तो ये लोग जान लें कि अरावली पर्वत हॉट केक टॉपिक है। अरावली पर्वत से एक प्रश्न लीक आउट है। सिविल सर्विसेज में भी अरावली पर्वत से एक क्वेश्चन आने की 99% संभावना है। 100 तो नहीं कर सकते क्योंकि वहां के लोग यूपीएससी के क्वेश्चन सेटर काफी विद्वजन होते हैं और वे तो ऐसे होते हैं कहां से मोतियां निकाल कर ले आते हैं, तो वही जाने। संभवतः सालों भर वो गोता ही लगाते रहते हैं कि भाई 100 क्वेश्चन पूछकर पसीना छुड़ा देना है। और उन्हीं के देखा देखी अब अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशन भी ऐसा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी ऐसा करने लगे हैं। तो कहता है अरावली पर्वत, पहला पॉइंट 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। सबसे पहले लगभग 250 करोड़ वर्ष पुरानी है। 250 करोड़ वर्ष पुरानी है। 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। अरावली पर्वत की आयु 2.5 अरब वर्ष है। तो एक ये भी पूछ सकता है कि सबसे पुरानी ज्ञात पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, तो उसका उत्तर होगा अरावली पर्वत। इस पर्वतमाला में अनेक चोटियां और पहाड़ियां हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू जो 1722 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है जो 1722 मीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। माउंट आबू सबसे ऊंची चोटी है। अधिकांश पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक ऊंची है। क्या रोचक नहीं है कि अरावली में स्थित माउंट आबू से थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर की 4.5 घंटे की गाड़ी की यात्रा से अनेक
भौगोलिक परिदृश्य दिखेंगे। अरावली देखिए, अरावली एक भाग अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत है, ये एक तरफ से रेगिस्तान होता है और दायां भाग अरावली का एक ये भाग अंतरिक्ष से दिखने वाला भाग अरावली से। चलिए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए राजनीतिक मंत्र उसमें है उन राज्यों की पहचान की जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिमी भारत के भूभाग और जलवायु को आकार देता है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत के जलवायु को आकार, उत्तर भारत के जलवायु को आकार हिमालय पर्वत देता है, तो उत्तर पश्चिमी भारत के जलवायु को आकार अरावली पर्वत देता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया कि अरावली पर्वत उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत को मुख को भौगोलिक आकार देता है, जलवायु और भूभाग को, जलवायु और भूभाग को आकार देता है। यानी उत्तर पश्चिमी भारत की जलवायु, उत्तर पश्चिमी की भारत की जलवायु अरावली पर्वत के कारण काफी प्रभावित होती है। प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकता है। यह मरुस्थल को पूर्व की ओर विस्तार को रोकता है। यदि अरावली पर्वत नहीं होता तो मरुस्थल पूर्व की ओर काफी बढ़ता, उत्तर प्रदेश दिल्ली तक आ जाता। पूर्व की ओर विस्तार को रोकता है। संभवतः आगे चल करके ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य तक फैल जाता, क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए तो राजस्थान पर चले जाइए तो राजस्थान के तरफ भारत उतना अधिक चौड़ा नहीं है, तो आगे बढ़ने की संभावना हो सकती थी। अब ये तो हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत से के समस्याओं की, बट ऐसा नहीं है। अरावली पर्वत हमारे लिए काफी उपयोगी भी है। संगमरमर, ग्रेनाइट और जस्ता खनिज से संपन्न है। अरावली पर्वत, ये ध्यान रखिएगा कि अरावली पर्वत खनिज संपन्न है। अरावली पर्वत खनिज संपन्न है, यही कारण है कि यहाँ सर्वाधिक खुदाई होती है। अरावली पर्वत खनिज संपन्न है। यहाँ प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? संगमरमर मध्यकालीन से भारत से ही, मध्यकालीन क्या, अभी तो मध्यकालीन जानते हैं हम लोग, प्राचीन भारत में भी यहाँ के संगमरमर का काफी उपयोग होता था। संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा का प्रमुख स्रोत है अरावली पर्वत। खासकर संगमरमर तो यहीं से आता है। खनिजों से भरपूर होने कारण अरावली की पर्वत ने सदियों से खनन का दंश झेला है। तो खनन और निर्माण क्रियाकलाप को आकर्षित किया है। जावर स्थित प्राचीन खदानों से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में महारत हासिल करने में भारत विश्व में अग्रणी था। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर के किले यहीं स्थित हैं। भारत में अब आता है प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की, भारत के प्रायद्वीपीय भाग की। पहले समझते प्रायद्वीप क्या है? वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप कहलाता है। अब प्रायद्वीप की बात करते हैं तो प्रायद्वीप क्या है? 3 ओर से जल से घिरा भूभाग, 3 ओर से जल से घिरा भूभाग, 3 ओर से जल से घिरा भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है।
भारत प्रायद्वीप है, भारत प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत तीन ओर से दक्षिण पूरब और पश्चिम से जल से घिरा हुआ है। आप कह सकते हैं दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण, क्योंकि आगे चलिएगा, आगे चलिएगा तो दक्षिण पूर्व है ना, नहीं पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर भारत में तो राजस्थान यानी थार मरुस्थल मिल गया, पूर्वोत्तर में पहाड़ी राज्य मिल गया। समझिए 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 समझिए, प्रायद्वीप क्या क्या, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण। आगे चल जाइएगा तो पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र है और पश्चिमोत्तर मरुस्थलीय क्षेत्र है। पठार वह स्थल है, पठार वह स्थल है, पठार की पहले परिभाषा, पठार वह स्थल है, वह स्थल रूप है जो चारों ओर की भूमि से ऊंचा होता है, सतह समतल होती है, किनारे खड़ी ढाल वाले होते हैं। अब पठार की कुछ विशेषताएं हैं, पठार की विशेषताएं, पठार की विशेषताएं या पठारी भाग की विशेषताएं। पहला, आसपास की भूमि से ऊंचा, आसपास की भूमि से ऊंचा, आसपास की भूमि से ऊंचा, सपाट चोटी वाला, सपाट शिखर व युक्त, सपाट शिखर व खड़ी ढाल युक्त, सपाट शिखर व खड़ी ढाल युक्त। भौगोलिक आकृति, भौगोलिक आकृति पठार कहलाता है, भौगोलिक आकृति पठार कहलाता है। क्या? आसपास की भूमि से ऊंचा, सपाट शिखर, खड़ी ढाल वाला स्थिति पठार कहलाता है। भारत में अनेक पठार हैं, सबसे महत्वपूर्ण पठार मध्य और दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। भारत का मध्य दक्षिण, दक्षिण मध्य पठार त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का मध्य दक्षिण, मध्य दक्षिण पठार त्रिकोणीय पठार है, त्रिकोणीय पठार है। आप अगर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो पाइएगा कि आप गुजरात से पार होइए, गुजरात से आगे आइए, है ना, गुजरात से आगे आइए, फिर इधर बंगाल से आगे आइए, बंगाल से आगे आइए तो ये हिस्सा पूरी तरह से यही पठारी भाग बनाता है, पठारी भाग बनाता है। ये पश्चिमी पठारी भाग या पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट, जिसे दो नामों से जाना जाता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। बहुत पुरानी भूमि संरचना भी है। यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय कहलाता है क्योंकि तीन ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अब प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार इस तरफ बंगाल की खाड़ी हो गया, बंगाल की खाड़ी, फिर इधर नीचे हिंद महासागर और अरब सागर, अरब सागर तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तीन ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। त्रिकोणीय आकार होने के साथ साथ तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी दो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है और पूर्व प्राचीर की भांति पश्चिमी तट के साथ फैले हुए हैं। अब पश्चिमी घाट की कुछ विशेषताओं की चर्चा कर लें तो कहता है पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट की बात करते हैं, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं
तो कहता है क्या, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है। इस घाट में काफी ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, ढाल खड़े हैं, सुंदर झरने हैं, काफी झरने भी पाए जाते हैं, काफी अधिक झरने हैं। इसकी ढाल खड़ी है, खड़ी ढाल का पर्वत श्रेणी है ये, इसकी ढाल खड़ी है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, यहाँ अनेक नदियां प्रवाहित होती है, जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। यह क्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण है, जैव विविधता यहाँ काफी मिलता है, जैव विविधता से परिपूर्ण है, यहाँ जैव विविधता काफी मिलता है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री कहा जाता है। कमेंट करना, पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री कहलाता है। 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 अब देखिए कि पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, बताइए 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 बताइए। पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। अच्छा, इसका नहीं है। इसका पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है। पश्चिमी घाट का दक्षिणतम भाग, पश्चिमी घाट का दक्षिणतम भाग अगस्त्य मलाई पहाड़ियां या अगस्त पहाड़ियां, दक्षिणतम भाग, दक्षिणतम भाग अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई या अगस्त पहाड़ियां कहलाता है। अगस्त पहाड़ियां कहलाता है। अगस्त्य मलाई या अगस्त पहाड़ियां कहलाता है। अगस्त्य मलाई या अगस्त पहाड़ियां कहलाता है। अच्छा, अब आता है पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट की पॉइंट अधिक ऊंचा है, इसमें काफी झरने हैं, इसकी ढाल खड़ी है, जैव विविधता काफी अधिक मिलता है। इसका उत्तरी भाग सह्याद्री कहलाता है। इसका दक्षिणतम भाग अगस्त्य मलाई कहलाता है। अब आता है पूर्वी घाट की बात करेंगे। अब बात करेंगे पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट निम्न और छोटे छोटे पर्वत खंड हैं। पूर्वी घाट में छोटे छोटे पर्वत खंड पाए जाते हैं। ये आपको दे सकता है पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट की कुछ विशेषताएं, और बता सकता है कि ये इनका संबंध किस घाट से है। छोटे छोटे पर्वत खंड हैं। पूर्वी घाट में छोटे छोटे पर्वत खंड पाए जाते हैं जो पूर्वी घाट तट के साथ फैले हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि का विशाल दक्कन का पठार है। इसी में पूर्वी घाट में उच्च समतल भूमि का दक्कन का पठार स्थित है। दक्कन का पठार स्थित है। आप कह सकते हैं कि जहां पूर्वी घाट पहाड़ी है वहीं पश्चिमी घाट पठारी है। पूर्वी घाट पहाड़ी है तो पश्चिमी घाट पहाड़ी है तो पूर्वी घाट पठारी है। इस घाट में प्रवाहित होने वाली नदियां गंगा, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो पूर्वी घाट में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां,
पूर्वी घाट में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में है गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी ये पूर्वी घाट में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि यह पठार, दक्कन का पठार खनिज, वन, उपजाऊ भूमि से समृद्ध है, भारतीय अर्थव्यवस्था का के लिए महत्वपूर्ण है। और इसका ढाल, दक्कन के पठार का ढाल किस तरफ है? दक्कन के पठार का ढाल, दक्कन के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। दक्कन के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। यह छत्तीसगढ़ का जंगल की बात हो रही है। इस क्षेत्र में कुछ नदियां बंगाल की ओर बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का महानदी का उद्गम है। यहाँ से किन नदियों का उद्गम स्थल है? गोदावरी, कृष्णा और महानदी। ये नदियां मुख्य रूप से गोदावरी, कृष्णा, महानदी। कृष्ण की गोदी महान है, कृष्ण की गोदी महान है, कृष्ण की गोदी महान है। दक्कन के पठार में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, दक्कन के पठार में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और बहने वाली नदियां। ट्रिक क्या हो गया बेटा? ट्रिक क्या हो गया? कृष्ण का गोद महान है, कृष्ण का गोद महान है, कृष्ण का गोद महान है। कृष्ण से हो गया कृष्णा, गोद से गोदावरी और महान से महानदी। ये तीन नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, खाड़ी में गिरती है, उनके लिए क्या ट्रिक हो गया? क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या हो गया? कृष्ण का गोद महान है, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन हैं? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में शामिल है नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती। पठार स्थित घने जंगल आदिवासी का आवास स्थली है। अब कहता है क्या? क्या कि दक्कन के पठार के प्रमुख आदिवासी, पठारी भाग की प्रमुख आदिवासी यानी आदिवासी वाले राज्य कौन कौन से हैं? किन किन राज्यों में मुख्य रूप से आदिवासी पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक झारखंड, तत्पश्चात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, ओडिशा,
उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं गुजरात। इनमें 2 आदिवासी राज्य हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 2 आदिवासी राज्य हैं। यहाँ काफी बड़ी मात्रा में आदिवासी रहते हैं। भारत के पठार में अनेक सुंदर जलप्रपात हैं। जलप्रपात का मतलब क्या हो गया? अत्यधिक ऊंचाई से नीचे की ओर जल का गिरना। तो काफी अधिक जलप्रपात हैं जो पर्यटक को आकर्षित करने के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन में सहायक, जल विद्युत एवं सिंचाई में सहायक होते हैं। पेरिया कानल मुन्नार स्थित पावर हाउस जलप्रपात, एक प्रमुख जलप्रपात का नाम याद रखिएगा, पावर हाउस जलप्रपात। इन चित्रों को ऐसे ही देखकर मत निकल जाइए, इन चित्रों में काफी अधिक फैक्ट हैं जो पीसीएस के दृष्टि से, यूपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि छात्रों के साथ बहुत बड़ी साजिश इस बार कर दी गई है। एनसीईआरटी ने बुक बदल करके और बिल्कुल नए तरीके से लिख करके, यानी अब तो हर बच्चे को 0 से शुरू करना पड़ेगा। आपने जो एनसीईआरटी पढ़ा था भूल जाइए, फैक्ट्स बहुत अधिक बदल चुके हैं। परिसीमन बेशक नहीं हो पाया, बेशक विधेयक गिर गया, तो परिसीमन के बाद जिस तरह से हर विधायकों, सांसदों के लिए नई चुनौतियां आएंगी, तो अब चुनौतीपूर्ण समय आने वाला है। अब वास्तव में कंपटीशन होगा। बच्चा चाहे वो 5 साल से तैयारी कर रहा हो या 5 महीने से तैयारी कर रहा हो, आप 0 मानकर चलिए। आप हमारे साथ 1 साल का शेड्यूल बनाइए, आप हमारे साथ 1 साल का शेड्यूल बनाइए। आप सिविल सर्विसेज 27 का शेड्यूल टारगेट लेकर चलिए। बहुत अच्छी तैयारी कराऊंगा। 28 नो डाउट टॉपर हमारे ही यहाँ से मिल जाएं। टॉपर्स की भी काफी अधिक पॉसिबिलिटी बन जाती है, टॉपर्स की भी काफी अधिक पॉसिबिलिटी बन जाती है 28 में, क्योंकि एनसीईआरटी, सब मास्टर कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी पढ़िएगा, चित्र देखकर निकल जाइएगा, कहिएगा अरे यार इन चित्रों में क्या है, फैक्ट ढूंढते रहिएगा, फिर कहिएगा यार कहां से आ गया। जैसे आ जाए, सिंह के समान पूंछ वाला बानर कहां पाया जाता है, सिंह के समान पूंछ वाला बानर कहां पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट में। या मकाक बानर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मकाक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसका पूंछ हाथी के समान होता है, यह पश्चिमी घाट का प्रमुख बानर है। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। इसका पूंछ सिंह के समान है। तो सिंह के समान पूंछ वाला बंदर, मकाक बंदर जो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। आगे कह रहा है क्या, पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला कीटबच्ची पौधा जो कीट पतंगों को खाता है, इसके लिए जाल का प्रयोग, चिपचिपे जाल का प्रयोग करता है। ये भी किस जंगल में, किस क्षेत्र में पाए जाने वाला कीटबच्ची पौधा चिपचिपे जाल का प्रयोग करता है, तो उत्तर है पश्चिमी घाट का कीटभक्षी पौधा। ये भी फैक्ट याद रखना है कि पश्चिमी घाट का कीटभक्षी पौधा कीट पतंगों को पकड़ने के लिए चिपचिपे जाल का प्रयोग करता है।
पश्चिमी घाट का वित्तीय केंद्र मुंबई। अब बात है अद्वितीय तट रेखाएं। भारत की तट रेखाओं पर अनेक सुंदर तट या पुलीन है, सुंदर तट या पुलीन है, चट्टानी पुलीन है, चट्टानी टीले, हरे भरे खेत पाए जाते हैं। ठीक है, पुलीन क्या होता है? पुलीन क्या है? पुलीन 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 होता है सागर या नदी के पीछे हटने के कारण बना स्थलीय भाग, सागरकृत निक्षेप पुलीन। पुलीन सागरीय निक्षेप से बना स्थलाकृति, सागरीय निक्षेप से बना स्थलाकृति पुलीन कहलाता है। सागरीय निक्षेप से बना स्थलाकृति पुलीन कहलाता है, जो समुद्र के पानी के पीछे हट जाने के कारण होता है। तो भारत की तटरेखाओं पर अनेक पुलीन, चट्टानी टीले और हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। अगर तट की ओर जाएं तो कुछ तटों पर सुनहरी रेत देखने को मिलेगी, कुछ पर काली चट्टानें मिलेगी, कुछ पर प्रवाल भित्तियां हैं, कुछ घने जंगल से ढके हुए हैं। भारत का तट विस्मयकारी है। भारतीय तटरेखा 7500 किलोमीटर लंबी है। अब आपसे पूछ सकता है कि भारत की तटरेखा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो भारत की तटरेखा के संदर्भ में कुछ कथन जो जानना चाहिए। 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा है। 7500 किलोमीटर से अधिक लंबाई की तटरेखा है ये। 7500 किलोमीटर से अधिक लंबाई की तटरेखा है ये। साथ ही साथ भारत की तटरेखाओं में विविधता पूर्ण है। भारत की तटरेखा विविधता पूर्ण है। भारत की तटरेखा पर पुलीन, चट्टानी टीले, हरे भरे वन, सुनहरी रेत, काली चट्टानें, प्रवाल भित्तियां आदि पाई जाती हैं। भारत की तटरेखा पर प्रवाल भित्ति भी है। अब है भारत का पश्चिमी घाट। इतना हम पूर्वी घाटों के बारे में समझे थे, अब पश्चिमी घाट की बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे, पश्चिमी घाट की बात करेंगे। पश्चिमी घाट की, तो भारत का पश्चिमी घाट कहाँ? गुजरात से केरल तक है। भारत का पश्चिमी घाट गुजरात से आरंभ होता है और केरल में जाकर समाप्त होता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। तो पश्चिमी घाट के राज्य कौन कौन हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कर्नाटक एवं केरल। क्या? पश्चिमी घाट के राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तेजी से अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर तेजी से बहते हुए पश्चिमी तट पर मुहाने
या एस्चुअरी का निर्माण करता है। एस्चुअरी पश्चिमी घाट की विशेषता है। एस्चुअरी, एस्चुअरी या मुहाना जहां नदियों से निकलती हैं, एस्चुअरी या मुहाना यहाँ की विशेषता है। यह तटरेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ निक्षेप द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी से तथा अन्य भू आकृतियां जैसे संकरी खाड़ियां, क्रिक्स, एस्चुअरी से बनी है। इस नदी के तट पर नर्मदा, ताप्ती जैसे मुहाने सबसे बड़े हैं। देखिए 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 देखिए, अरब सागर में कितने समीप है। एक भाग का हवाई दृश्य है। पश्चिमी तट में अनेक प्रमुख पत्तन और नगर हैं। सहस्त्राब्दियों से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। पश्चिमी घाट हजारों सालों से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। अब पूर्वी तट की बात करता है। पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पश्चिमी घाट गुजरात और केरल के बीच स्थित है, तो पूर्वी घाट बंगाल और बंगाल की खाड़ी, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी घाट गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक, गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। चिल्का और पुलिकट झील जैसी महत्वपूर्ण लैगून, दो लैगून, पूर्वी घाट के लैगून यानी खारे पानी की झील, चिल्का झील और पुलिकट झील। चिल्का झील एवं पुलिकट झील, चिल्का झील और पुलिकट झील। लैगून क्या होता है? तो कहता है कि जब समुद्र का पानी अवरुद्ध हो जाता है, समुद्र का पानी जब अवरुद्ध हो जाता है, वो झील का रूप ले लेता है, वो लैगून कहलाता है। लैगून झील का रूप ले लेता है ना। लैगून तटीय वातावरण, समुद्र से अलग समुद्री जल क्षेत्र जो चट्टान और रेतों की रेखा द्वारा समुद्र से अलग हो। यानी कहने का मतलब ये, समुद्र से अलग समुद्री या खारे पानी का क्षेत्र जो जल विभाजक द्वारा समुद्र से अलग होता हो, जल विभाजक द्वारा समुद्र से अलग होता हो, लैगून कहलाता है। तो दो लैगून, चिल्का झील और पुलिकट झील। लैगून प्राकृतिक अवरोधक द्वारा बड़े जलाशय से अलग झील है। लिखा है ना, बड़े जलाशय से प्राकृतिक अवरोधक द्वारा अलग हुआ झील लैगून कहलाता है। जब नदियां अपने अवसादों को बड़े जलाशय, महासागर, झील या मुहाने पर जमा करती है, तो बनने वाली भू आकृति डेल्टा कहलाती है। यानी कहता है महासागर, झील या मुहाने पर नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से बनी स्थलाकृति डेल्टा कहलाती है। डेल्टा क्या होता है? महासागर, झील या नदियों द्वारा मुहाने पर
निक्षेप के जमा होने से पर अवसादों के निक्षेप से, मुहाने पर अवसादों के निक्षेप से बनी स्थलाकृति, अवसादों के निक्षेप से बनी स्थलाकृति क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। ये अवसाद एकत्र होकर त्रिभुजाकार या पंखाकार होता है। डेल्टा त्रिभुजाकार या पंखाकार हो सकता है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट बहुत हो सकते हैं। त्रिभुजाकार या पंखाकार हो सकता है, पंखाकार हो सकता है। एक बात मैं और अब कहता हूं, आने वाले कुछ समय के बाद P बाई क्यू इररिलेवेंट हो जाएंगे। अब यदि आपको अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करनी है तो दो चीजों पर आपको गौर करना होगा। अब वो समय भूल जाइए, जैसे बहुत से मास्टर कहते हैं P बाई क्यू, P बाई क्यू, P बाई क्यू को भूल जाइए। अब करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए, करंट अफेयर को पढ़िए कि करंट अफेयर में पॉलिटी में कौन कौन से टर्म आ रहे हैं। जैसे किसी साल राष्ट्रपति बहुत ज्यादा विवाद में आते हैं, या उपराष्ट्रपति विवाद में आते हैं, या राज्यपाल विवाद में आते हैं, या प्रधानमंत्री विवाद में आते हैं, या कभी कुछ ऐसी होती है कि अदालतों की, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के कारण कभी डेमोक्रेसी विवादों में आ जाती है, कभी आपको क्या कहते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य विवादों में आ जाते हैं, दो राज्यों के विवाद कभी आ जाते हैं। तो वहां से पॉलिटी पकड़िए। अभी कोई जरूरी नहीं है कि आप डीडी बसु किसी की राज्य व्यवस्था पढ़िए, राज्य व्यवस्था की किसी पूरी पॉलिटी की बुक पढ़िए। हाँ पढ़ लीजिए, बेसिक कंसेप्ट मजबूत कीजिए। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी तो पढ़ लीजिए। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे टर्म है। अभी मैंने पॉलिटी का टॉपिक तो इसमें उठाया ही नहीं हूं, अभी एक ही टॉपिक उठाया हूं। एक ही टॉपिक में इतने सारे टर्मिनोलॉजी हैं कि आपको जीएस की मोटी बुक तैयार हो सकती है। इंस्टीट्यूट के आप किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल खरीदे, किसी पब्लिकेशन का बुक खरीदिए, आप अपने हाथों से लिखिए, इन पॉइंट्स को लिखिए, हाईलाइट किया हुआ है। नहीं आता एनसीईआरटी बुक नया लेना ना लेना सिंपल सी बात है। आज के डेट में वो ऑनलाइन अवेलेबल है, ncrt.in एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए, एनसीईआरटी के वेबसाइट पर जाइए और वहां के वेबसाइट से उसका चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट कर लीजिए, छोड़ लीजिए पूरा। जो टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, जो जिस क्लास का आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो 6 क्लास का ज्योग्राफी है तो 6 क्लास के ज्योग्राफी का पीडीएफ निकाल लीजिए। पीडीएफ निकाल कर हम लोग पढ़ा रहे हैं, हाईलाइट करा रहे हैं, हाईलाइट कर लीजिए, या ऐसे पेन लेकर के उसको वन साइड ही अति करवाइए, बैक टू बैक प्रिंट नहीं करवाइए, वन साइड प्रिंट करवाइए और पीछे ऐसे फैक्ट्स आप लिखते चले जाइए। आपका बेटर देन द वेस्ट कंसाइज नोट तैयार होगा। अब यहाँ जो हम लिख रहे हैं वो पीछे लिख लीजिए। तो करंट अफेयर की बात कीजिए, इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको देखना होगा। ज्योग्राफी में देखिए, जैसे इस बार है ना, जैसे आपको क्या कहते हैं वाटर स्टेट इंपॉर्टेंट हो गया है धमाकों के कारण। वाटर स्टेट काफी इंपॉर्टेंट है, हुरमुज का है यार सब, हुरमुज वाटर स्टेट, हुरमुज जल डमरू मध्य तो अत्यधिक इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के कारण। अब जल डमरू मध्य से अगर क्वेश्चन पूछ दे, जल डमरू मध्य से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिएगा जल डमरू मध्य क्या होता है। तो तैयारी का स्टेप 1 अब 0 से शुरू करना पड़ेगा। स्टेप 1 एनसीईआरटी 6 to 12 अलॉन्ग विद, अब ये तो वो करेंगे जो शुरू किए हैं, जो तैयारी कर रखे हैं वो एनसीईआरटी 6 to 12 प्लस न्यूज़पेपर द हिंदू, इसको पढ़िए। यहां से टॉपिक ढूंढिए कि पॉलिटी में आज
क्या खबर आई, पॉलिटी में क्या पढ़ें, ज्योग्राफी में क्या पढ़ें, हिस्ट्री में क्या पढ़ें, है ना। उसके साथ साथ ये तो है ही फार्मूला 25 ईयर, 50 ईयर, है ना, 50 ईयर, 100 ईयर, 150 ईयर। अगर किसी चीज को, किसी मॉन्यूमेंट्स को, किसी लॉ को, किसी एक्ट को अगर इस तरह से हो रहा है तो वो तो मोस्ट प्रोबेबल बन जाता है। लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं आपको अफ्रेश, यू मस्ट हैव टू स्टार्ट अफ्रेश। अब वो आपने जो पढ़ा, मैं तो कहता हूं कि आप यू मस्ट शुड स्टार्ट अफ्रेश, यू शुड स्टार्ट अफ्रेश। रीजन इज दैट कि एनसीईआरटी बिल्कुल बदल चुका है, बहुत सारा फैक्ट जुड़ चुका है। जैसे अभी देखिए एक फैक्ट आ गया है ना कि जो डेल्टा त्रिभुजाकार या पंखाकार हो सकता है, त्रिभुजाकार या पंखाकार हो सकता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदी उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी स्थित द्वीपों के समूह को भारतीय द्वीप समूह कहते हैं। अब भारतीय द्वीप समूह क्या है, तो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की द्वीप समूह भारतीय द्वीप समूह कहलाता है। कौन कौन, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, मतलब दक्षिण स्थित द्वीप भारतीय द्वीप समूह कहलाता है। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, अरब सागर का लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी याद रखना है, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट से अरब सागर तक है, मूंगे से बने 36 बड़े द्वीप का समूह है, कोरल द्वीप समूह है। लक्षद्वीप कोरल द्वीप समूह है, ये पॉइंट आ गया यहां पर। लक्षद्वीप कोरल से बना द्वीप समूह है, कोरल निर्मित द्वीप समूह है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लक्षद्वीप कोरल निर्मित द्वीप समूह है। सभी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं है। भारत का एक विस्तृत समुद्री जल क्षेत्र पर नियंत्रण है, इसे मछली पकड़ने, संसाधनों के खोज और पर्यावरण संरक्षण का अवसर मिला है। तो लक्षद्वीप के बारे में ये कोरल निर्मित द्वीप समूह है जो केरल के मालाबार तट से, मालाबार तट केरल से अरब सागर तक विस्तार इसका है। अरब सागर तक इसका विस्तार केरल के मालाबार तट से अरब सागर तक है। इसमें 36 बड़े द्वीप हैं, 36 बड़े द्वीप हैं। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात हम करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 500 से अधिक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप समूह हैं। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप समूह। अगेन निर्मित द्वीप समूह दो कथन बनाकर आपको चक्कर घन्नी बनाकर नचा सकता है, आपको चक्कर घिन्नी बना देगा, पूछ देगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निकोबार द्वीप समूह कोरल से बना है, नहीं, निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी से बना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोरल से लक्षद्वीप बना हुआ है। जैसे क्या कहता है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल भित्ति, अंडमान समूह की दोनों की प्रवाल भित्तियां अलग अलग हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आप लिखिए लक्षद्वीप की कोरल भित्ति, लक्षद्वीप की कोरल भित्ति अंडमान निकोबार की कोरल भित्ति से भिन्न है। अंडमान, ये 7th क्लास का ज्योग्राफी है। अंडमान निकोबार की कोरल भित्ति से भिन्न है। देखिए 7th क्लास में ही
कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स उठाकर दे दिया है। यहाँ से ही क्वेश्चन उठा उठा कर पटकेगा तो आदमी फंस जाएगा। अच्छा, और कहता है पत्तन, तैरती हुई जहाज, तैरती हुई जहाज, पत्तन। ये द्वीप समूह भारत की निगरानी की चौकियां बनाती हैं। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की निगरानी चौकी की संज्ञा है, दी गई है। भारत की निगरानी चौकी, भारत की निगरानी चौकी कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये क्या है? भारत की निगरानी चौकी है, जहां से भारत की समुद्र तट की निगरानी करती है। यहीं पर सेलुलर जेल नामक कारावास स्थित है। अंडमान में भी सेलुलर जेल अंडमान में है, अंडमान में है। सेलुलर जेल भी अंडमान में ही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी नाम क्या? बैरन ज्वालामुखी, बैरन, 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 बैरन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बैरन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, द्वीप समूह में स्थित है। चलिए, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, ये तो ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। चलिए, अब आगे कोई विशेष पॉइंट नहीं है, यहाँ से कहानी खत्म हो गया। चलिए, यहाँ से कहानी खत्म। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, ये सब कुछ नहीं। सेवन सिस्टर्स जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। साध सुकु मिनेसिम उत्सव खासी लोगों का, यहां से भी आ गया। सेवन सिस्टर्स जलप्रपात, सेवन सिस्टर्स जलप्रपात, सेवन सिस्टर्स जलप्रपात कहाँ है? मेघालय। और खासी जनजाति का प्रमुख उत्सव, खासी जनजाति का मुख्य उत्सव, उत्सव क्या है? क्या है? साध सुक मिनेसिम, साध सुक मिनेसिम, साध सुक मिनेसिम खासी जनजाति का नौगरियाट गांव, नोंगरियाट गांव के समीप चेरापूंजी में जीवित जड़ों से बना पुल, वृक्ष की जीवित जड़ों से बना पुल, वृक्ष की जीवित जड़ों से बना पुल, जड़ों से बना पुल कहाँ है? नोंगरियाट गांव, चेरापूंजी, मेघालय। नोंगरियाट, चेरापूंजी, मेघालय, मेघालय। आज क्लास 7 का एक चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया। अब क्लास 8 का एक चैप्टर उठाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा या देखता हूं प्लानिंग क्या कर रहा हूं। आप इसको देखिए, समझिए। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट विशेस फॉर योर श्योर एंड डेफिनेट सिलेक्शन। थैंक यू।